नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, आप सभी को पता है। इसमें से 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाता है, सेकंड आपके गांधी युग हो जाते हैं और तीसरे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम जितने भी है। तो उसमें से हालांकि हमने तो हिस्ट्री के काफ़ी चीज़ें कवर की है अच्छे से, और सवाल भी आपके वहाँ से आ रहे हैं, आप सभी का खुद ही रिस्पांस बता रहा। लेकिन फिर भी भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस से कुछ चीज़ें हालांकि मैंने उस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाता। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको चाहे कोई भी पेपर आप दे रहे होंगे, यहाँ मैंने लिख रखा है, चाहे एसएससी का कोई भी पेपर होगा, सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ की, या फिर एसएससी जेई, या रेलवे में हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी का पेपर हो। और अभी आपका एनटीपीसी से सवाल यहाँ से आ रहे हैं और ग्रुप डी में भी यहाँ से मैक्सिमम सवाल आपके पूछे जाएंगे, मैक्सिमम शिफ्ट में। बीपीएससी और जेपीएससी के लिए जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। सचिवालय की या फिर यूपी में कोई भी एग्जामिनेशन हो, यूपी में ट्रिपल एससी हो, चाहे यूपी दरोगा हो, या फिर हम बिहार दरोगा की बात कर लिया, बिहार एसएससी, या फिर आईबी इंटेलिजेंसी ब्यूरो की अभी जो वैकेंसी आई हुई है, पूरा का पूरा इस वीडियो के बाहर आपका यहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सवाल नहीं छूटेंगे। मैंने इस तरह से भी वीडियो नहीं बनाया कि आपको मैं पूरी चीजें रटा दूं, पूरा मैं कंसेप्ट दूंगा। जो सेफ्टी वल्व का सिद्धांत इन्होंने दिया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो कहा गया था सेफ्टी वल्व इंडियन नेशनल कांग्रेस को, यही आपका आईएनसी है, ये सेफ्टी वल्व जो देख रहे हो। और इस प्रकार सेफ्टी वल्व आपको देखने को कहाँ मिलता है? प्रेशर कुकर में। तो प्रेशर कुकर को मैं चीज़ों को समझा करके इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ सेफ्टी वल्व बना करके मैं आपको बताऊंगा 5 मिनट में। और उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब जैसे फैक्ट में आपको क्या पूछा जाता है यहाँ से, 1885 जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है और 1947 तक कहाँ कहाँ उसके अधिवेशन सेशन हुए हैं, पूरा इंग्लिश हिंदी दोनों मैंने कंपाइलेशन किया है। उसके बाद इसके प्रेसिडेंट कौन रहे हैं आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। स्वतंत्रता 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, या फिर इस्टेब्लिशमेंट के टाइम, या फिर इस्टेब्लिशमेंट किसने किया, इस तरह के सवाल आपके। और कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए थे, कुछ इंपॉर्टेंट सेशन हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जहां पे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। तो वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन, पूरा कंपाइलेशन एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। कोई भी पेड कोर्स फीस आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सभी का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे मेरे भाई। देखिए, आप सभी को पता है कि थोड़ी सी वीडियो इरेगुलर मैं भी रहता हूँ यूट्यूब पर। इसका पीछे एक रीज़न ये है कि आपका प्यार। देखिए, कंटेंट आप सभी को पता है क्या कंटेंट में कितनी मेहनत लगती है। और आप सोचते होंगे कि यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग, तो ऐसी कुछ भी अर्निंग नहीं है। मुझे 1000 व्यू, 1500 व्यू, 2000 व्यू के आसपास ही मिलते हैं। तो आप सभी कैलकुलेट कर लो कि 1000 व्यू, 1500, 2000 व्यू में कितने अर्निंग हो सकते हैं, ठीक है। तो अर्निंग की बात आप छोड़ करके आप थोड़ा सा अपना प्यार कीजिए, इस चैनल को दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए। हालांकि मैं ये सारी बातें नहीं करता हूँ, लेकिन बोलना पड़ रहा, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो फिर चीज़ें करने में मज़ा नहीं आती है। और फिर मुझे आदत नहीं है कि जो तो जैसे तैसे वीडियो बना दूँ, जो चीज़ें मैं दूँ फिर मुझे लगता है कि अगले को फिर से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े उससे। तो पूरी कोशिश यही रहती है हमेशा, और आपका बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए जिस तरह का आपने बनाया है। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जितने मैंने एग्जामिनेशन यहाँ पे नाम लिए हैं आपके, एसएससी के हो, चाहे रेलवे को हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे स्टेट में कोई भी पेपर हो, आईबी का पेपर हो, आपके यहाँ से सवाल नहीं छूटेंगे। पूरा कंपाइलेशन वीडियो मैंने बनाया है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। प्रेशर कुकर है ये आपका, और ये जो साइन आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे आग जलाया गया है। आप सभी को पता है कि आप जब गैस में जब प्रेशर कुकर को चढ़ाते हैं तो नीचे फ्लेम, मैं कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पे येलो, ठीक है, यहाँ पे कुछ आप देते हो, सॉरी, यहाँ पे आग जलाते हो। तो यहाँ पे पूरी चीज़ें समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये प्रेशर कुकर है। ये प्रेशर कुकर क्या है? ये पूरा का पूरा प्रेशर कुकर ये जो है आपका अंग्रेज है, ठीक है। ये आपके कौन है? अंग्रेज है। कलर लेनी होगी मेरे भाई, ठीक है। ये आपके क्या है? प्रेशर कुकर जो है आपके, ये है पूरे के पूरे अंग्रेज है। और इसके अंदर जो आप खाना पका रहे हैं, जो खाना पक रहा है, जो उबल रहा है, वो कौन है? आपके भारतीय, हम सभी भारतीय हैं। ये पूरा का पूरा कौन है? आपका अंग्रेज है। और ये अंदर में जो है बंद, वो भारतीय हैं। और यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे, ये आपकी सीटी है। आपने देखा होगा प्रेशर कुकर में सीटी होती है जो आपको बजती हुई दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे उसका काम क्या मैं बताऊंगा। और नीचे आपने क्या किया है? ये प्रेशर कुकर, ये अंग्रेज है, और अंदर में हम सभी भारतीय हैं, और नीचे से यहाँ पे आग जलाया जा रहा। अब ये आग कैसे अंग्रेज जला रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने हिस्ट्री की वीडियो देखी होगी हमारे, कई सारे जैसे नीतियाँ इन्होंने लाई। पहली नीति इन्होंने लाई हड़प नीति। कई ऐसे राज्य
राजाओं के क्षेत्र को इन्होंने ऐसे ही हड़प लिया। दूसरा इनका नीति आया सहायक संधि, तो ये आपका आग लगाने वाला काम हो रहा, सहायक संधि। कुछ आपकी नीतियां आई कुशासन के आधार पर कि आप जब यहाँ पे अच्छी तरह से राज नहीं कर रहे, इसलिए इन क्षेत्रों पे पूरा अंग्रेज अधिकार कर लेता है। तो जैसे ही ये नीतियां यहाँ पे लाते थे एक एक करके, तो ये भारतीय और अंग्रेजों के बीच क्या होते थे, विद्रोह होते थे, और विद्रोह में अंग्रेज वो विद्रोह को जीत करके उस क्षेत्र को अपने हासिल कर लेते थे। और वो विद्रोह यहीं से साइन निकलता, वो जो सीटी बजते हुए आपको दिखाई देती है वही आपका विद्रोह है। तो ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, प्रेशर कुकर के अंदर किस प्रकार भारतीय बंद होते हैं, और जो हड़प नीति हो गया, कुशासन, सहायक संधि ला करके विद्रोह करना, सीटी बजना। लेकिन एक घटना ऐसे घटती है 1857 की विद्रोह। आप सभी को पता है 1857 की विद्रोह एक ऐसी विद्रोह हो सकती थी जो भारत को स्वतंत्रता, आप सभी को पता है कई सारे इतिहासकार आए और 1857 के विद्रोह के बारे कई सारे ऐसे मत भी दिए हैं। कई ऐसे इतिहासकार आए, उन्होंने बहुत सारे मत दिए, जिसमें से कई लोगों ने कहा, जैसे कि हम बात कर ले एक ब्रिटिश इतिहासकार सर जॉन लॉरेंस लिरे, तो उन्होंने कहा कि 1857 की विद्रोह एक सैनिक विद्रोह थी, सिपाहियों की एक विद्रोह थी। तो कई इतिहासकार आए तो उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र है। अगर हम बात कर ले भारतीय इतिहासकार वीडी सावरकर जी के बारे, उन्होंने कहा कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। अगर हम यही बात करते हैं भारतीय इतिहासकार आरसी मजूमदार के बारे, तो उन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का संग्राम नहीं था। इस प्रकार कई सारे मत आए 1857 को विद्रोह को लेकर, किसी ने जन क्रांति कहा, किसी ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, किसी ने स्वतंत्रता संग्राम कहा। लेकिन चीजों को समझिए, ये 1857 का विद्रोह ऐसा विद्रोह हो सकता था जिसमें भारत उसी टाइम 1857 में ही आजाद हो सकता था अंग्रेजों से। लेकिन ये आज 1947 तक जो हम इतिहास को पढ़ते हैं, इसके पीछे चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सेफ्टी वेल्व फिर कैसे आ गया था। 1857 की विद्रोह की हम जब बात करते हैं, 1857 की विद्रोह की हम जब बात करते हैं, तो 1857 का विद्रोह कुछ क्षेत्रों तक ही सिमट करके रह गया था। वो क्षेत्र आपका दिल्ली, लखनऊ, जो यूपी वाला बेल्ट है, दिल्ली वाला बेल्ट, और बिहार का थोड़ा सा बेल्ट, ये दिल्ली, बिहार और यूपी तक ही ये विद्रोह जो था सिमट करके रह गया था। लेकिन अगर यही विद्रोह अगर आपके दक्षिण में पूरा विद्रोह अगर फैला हुआ होता, 1857 का विद्रोह कश्मीर में, आपके जो केरला वाले क्षेत्र है, तमिलनाडु, मद्रास वाले क्षेत्र, गुजरात, हैदराबाद, इधर भी अगर 1857 का विद्रोह छिड़ा हुआ था, और उत्तर में अगर आपके कश्मीर, पंजाब में भी अगर ये विद्रोह छिड़े हुए होते, एक साथ अगर सारे राजाएं मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में एकजुट होकर अगर विद्रोह करते, तो भारत 1857 में ही आजाद हो गया होता। क्योंकि ये 1857 का विद्रोह को कई इतिहासकार ने कहा भी है कि ये स्वतंत्रता संग्राम भी थी। तो इसके पीछे यही था कि कई भारतीय राजाएं ऐसे थी, मतलब कि ये विद्रोह को उन्होंने ऐसा नहीं लिया था, वो अपने स्वतंत्रता के लिए वहां पे कई सारे राजाओं ने लड़े हैं, वो भारत को आजाद करने के लिए नहीं लड़े थे। इसलिए ये अंग्रेज तो काफी तेज थे, उन्हें पता चल गया था ये एक ऐसा विद्रोह है जिससे पूरा का पूरा जो भारतीयों पे हमने कब्जा कर रखा है, ये भारतीय हमारे चंगुल से निकल जाएगी। तो तुरंत ही जो उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंस किया कि जो हड़प नीति है, जो सहायक संधि है, ये सारी चीजें खत्म की जा रही है। आपके जो भी निजी मामले हैं उन पे हम लोग कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और हम आपको कुछ इनाम के तौर पर जो भी इस विद्रोह में शांतिपूर्वक रहेंगे, जो इस विद्रोह को शांत करेंगे, हम उसको और कुछ इनाम भी देंगे। तो कई सारे राजाएं तो इस लोभ में ही आके इस विद्रोह में पीछे हट गए, और इस प्रकार ये विद्रोह काफी कमजोर पड़ गए, और अंग्रेज एक बार फिर से हावी पड़ के इस विद्रोह को शांत करा दिए। तो ये विद्रोह इस प्रकार 1857, जो आप सभी को पता है मंगल पांडे के द्वारा, जो आप सभी को पता है कि इसके पीछे एक तात्कालिक कारण था, जो एनफील्ड राइफल में जो सुअर की चर्बी जो कारतूस में इस्तेमाल की गई थी, मंगल पांडे के द्वारा 1829 मार्च जो उनके लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट कोच को गोली मार के स्टार्ट हुई थी, और फिर मेरठ में 10 मई 1857 से जो सिपाही का दौर पूरा एक जमाव पूरा लेकर निकले थे 10 मई को, और 11 मई को बहादुर शाह जफर नेतृत्व करते हुए उस विद्रोह को स्टार्ट किए थे पूरे क्षेत्र में। आप यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली तक ये विद्रोह सिमट करके यहीं पर रह गया था। तो ये चीजें इस प्रकार 1857 का विद्रोह को देखते हुए, जब 1857 को विद्रोह पे पूरा अंग्रेज ने कब्जा कर लिया, तब उन्होंने समझ लिया कि ये जो है भारतीय, अब जो है अगर भारतीयों को इस तरह से छोड़ दिया जाए, या फिर भारतीय अगर एकजुट हो गए, तो हमारे जो क्षेत्र है भारतीयों पर जो कब्जा करके रखे हुए वो भारतीय निकल जाएंगे। इसलिए उन्होंने
एक राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ना कि हमारे लिए बनाया गया था, बल्कि ये अंग्रेज खुद अपने लाभ के लिए ही बनाए थे। बाद में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस एक आक्रामक नीति लेकर के भारत को आज़ाद करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, वो बाद की बात हो जाती है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने के पीछे जो थी अंग्रेजों की अपनी मंशा थी, जिसे सेफ्टी वल्व इसलिए कहा गया, इसे सेफ्टी वल्व को ही इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा, क्योंकि जब ये विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह, ये विद्रोह ऐसा विद्रोह था, ये सीटी जो बजी तो बजती ही रह गई, ये रुकने की नाम नहीं ले रही थी। आप सभी को पता है कि अगर प्रेशर कुकर में जब तक सीटी बजती रह गई तो आप सभी को पता है कि प्रेशर कुकर ब्लास्ट होने की चांसेस बढ़ जाती है और इसी प्रकार भारतीय आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन किसी प्रकार से इन्होंने सीटी को बंद किया और इन्होंने समझ गए कि अब एक सेफ्टी वाल्व जहां से गैस बाहर निकल सके, मतलब कि जो भारतीय हैं, भारतीय के जो महत्वपूर्ण लीडर नेता जो है, अगर कुछ भी मांग उनको करना हो तो वो आ करके शांतिपूर्वक एक मीटिंग करेंगे अंग्रेजों के साथ, मीटिंग के थ्रू अपने डिमांड को रखेंगे। उसके बाद अंग्रेज देखेंगे कि उस मीटिंग पे जो भी डिमांड रखे गए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा या भारतीयों के द्वारा वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, या फिर उनका कुछ 10% एक्सेप्ट किया जाए, ताकि इससे कोई विद्रोह का माहौल ना बन सके फिर से। तो यही सेफ्टी वाल्व बनाया गया, यानी कि यही सेफ्टी वाल्व प्रेशर कुकर में बनाया गया, यानी कि यही एक इंडियन नेशनल कांग्रेस एक राजनीतिक दल बनाया गया था अपने भलाई के लिए अंग्रेजों के द्वारा। तो ये है आपका एक कंसेप्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस को। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कुछ इंपॉर्टेंट राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे जहां से आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा 10 मिनट का आप यहाँ पे लेक्चर था, लेकिन इस चीज़ों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सबसे पहले बात करते हैं कुछ राजनीतिक दल, 4-5 राजनीतिक दल है जो आपसे पूछा जाता है। लैंड होल्डर सोसाइटी यानी कि जमींदारी एसोसिएशन, यहाँ से पूछा जाता है क्या कि सबसे पहला राजनीतिक दल अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का प्रथम राजनीतिक दल कौन सा था, तो लैंड होल्डर सोसाइटी। देखिए मैंने पहले ही कर दिया, ये नोट्स ऐसा मैंने तैयार किया कि कोई भी एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। आप जाकर प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगा सकते, हालांकि एक दो इक्का दुक्का क्वेश्चन छूट सकता है, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप अपने नोट में, ठीक है। पहला अगर राजनीतिक दल की अगर हम बात करें तो लैंड होल्डर सोसाइटी है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने दे दिया है। आप सभी से अनुरोध है ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर ही आपको PDF शेयर की जाएगी, ठीक है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात कर ले तो 1848 में इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, कहाँ, तो कलकत्ता में। और इसके फाउंडर कौन थे, तो द्वारिका नाथ टैगोर थे, ठीक है। तो पहला आपका सोसाइटी जो आपका लैंड होल्डर सोसाइटी थे, जो पहला राजनीतिक दल था भारत की, पूछा जाएगा भारत की प्रथम राजनीतिक दल, तो लैंड होल्डर सोसाइटी। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1838, एकदम याद होना चाहिए ईयर। देखिए उतना ही ईयर मैंने मेंशन किया जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपने देख लिया है NTPC में एग्जैक्ट डेट आपसे पूछा जा रहा है, ईयर आपसे पूछा जा रहा है। इसके फाउंडर कौन है, तो द्वारिका नाथ टैगोर है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया सवाल आपके NTPC में भी, SSC में कई बार पूछा गया है। 1784 इसके मेन स्टेब्लिशमेंट ईयर पूछे जाते हैं, और इसके फाउंडर कौन थे, तो विलियम जॉन्स थे। इसके फाउंडर कौन हो गया, विलियम जॉन्स। और स्टेब्लिशमेंट ईयर की बात कर ले तो 1784 में इसकी स्टेब्लिशमेंट की गई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, ठीक है। नेक्स्ट आपके राजनीतिक दल थे बम्बई एसोसिएशन, ठीक है। बम्बई सारे हिंदी इंग्लिश यही नाम है भाई, तो कुछ अलग से नहीं है, आप इतना मैनेज कीजिएगा। इसके फाउंडर कौन है, तो दादा भाई नौरोजी थे। और स्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जाएगा तो कब किया गया था, 1852 में। कहाँ पर, तो बम्बई में की गई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके एसोसिएशन आएंगे इंडियन एसोसिएशन, भारत संघ। भारत संघ के संस्थापक कौन है, तो ये आपके संस्थापक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके ईयर और प्लेस आपको 1876 में, कहाँ, तो कलकत्ता में। ये आपसे पूछा गया सवाल है। इंडियन एसोसिएशन के अब ये सवाल देखिए रेलवे SSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलवे SSC नहीं, लेकिन ये PCS के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन एसोसिएशन, बम्बई एसोसिएशन। लेकिन ये दो आपके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, लैंड होल्डर सोसाइटी, ये सब एग्जामिनेशन चाहे ग्रुप D से लेकर के PCS के लिए यहाँ पूछा गया सवाल है। तो ये 4 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल आपके कंप्लीट है। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दूं, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में, कहाँ पे, तो कलकत्ता में। द्वारिका नाथ टैगोर। अब प्रथम राजनीतिक दल एशियाटिक, कहाँ, तो 1784 में कलकत्ता में, कहाँ, तो विलियम जॉन्स में। और बम्बई एसोसिएशन की बात कर ले तो 1852 मुंबई में, और इसके फाउंडर कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और इंडियन एसोसिएशन का आपके ईयर ये इंपॉर्टेंट है, 1876 में, कहाँ, तो कलकत्ता। अब हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब पूरे के पूरे फैक्ट आपको कहीं से नहीं खोजने हैं, बस ये आपको पढ़ लेने। मैंने पूरा का पूरा फैक्ट ही रख दिया यहाँ पे, तो बिल्कुल परेशानी नहीं होना आपको। सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम देने वाला। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नाम दी गई थी, इसका नाम देने वाले कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट ईयर, और ईयर आपने कई एग्जामिनेशन में देखा है कि आपको ये डेट भी मेंशन किया था, 4 ऑप्शन दे दिए थे, 28 दिसंबर 1885, 20 दिसंबर 1885, तो कई लोग ने ईयर ही याद करके गए थे 1885, तो सारे चारों ऑप्शन में ईयर थे, लेकिन बस डेट जिनको याद था वही बना पाए उस सवाल को। तो याद रखना है 28 दिसंबर 1885 में स्टैब्लिशमेंट किया गया था, किनके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। और पूछा जाएगा अगर आपसे कि फाउंडर ऑफ कांग्रेस कौन है, तो वो एओ ह्यूम ही है, ठीक है। तो एओ ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट की गई 1885 28 दिसंबर में। और इस समय पूछा जाएगा अगर आपसे इंग्लैंड के यानी कि ब्रिटेन के पीएम कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो विलियम ग्लाडस्टोन थे, ठीक है, विलियम ग्लाडस्टोन थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट, उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट हुई थी तो उस समय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, पहला अधिवेशन अगर पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो अब यहां से देखिए सारे अधिवेशन आपके स्टार्ट होते हैं। इससे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएं। नाम किसने दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो दादा भाई नौरोजी। इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया था? एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में, डेट 28 दिसंबर में। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो विलियम ग्लाडस्टोन थे। और फाउंडर ऑफ कांग्रेस भी कौन हो जाएगा? तो एओ ह्यूम हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन था। और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, अब यहां से हम लोग बात करेंगे अधिवेशन। पहला अधिवेशन कांग्रेस की आपसे पूछी जाएगी तो कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कितने पार्टिसिपेंट किए थे प्रतिनिधि? तो 72 डेलीगेट्स थे। और उस अधिवेशन के यानी कि पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी भी पूछा जाएगा तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ही हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड कॉन्फ्रेंस की। देखिए सेकंड कॉन्फ्रेंस आपसे पूछा जाएगा कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। पहला कॉन्फ्रेंस कहाँ हो गया आपका? मुंबई में हो गया। सेकंड कॉन्फ्रेंस कहाँ? तो कलकत्ता में। कब हुआ? 1886 में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। अब यहां से आपका बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो थे प्रथम पारसी अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब हम आते हैं तीसरे कॉन्फ्रेंस की। हालांकि आपने पहले दूसरे आपको याद हो गए होंगे अच्छे से। पहला हो गया मुंबई में, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ऑफ आईएनसी के। सेकेंड कॉन्फ्रेंस कहाँ? तो कलकत्ता में 1886 में दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष हो गए। थर्ड कॉन्फ्रेंस जो हुआ था आपका मद्रास में 1887 में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी थे। और ये जो थे मुस्लिम थे। तो पूछा जाएगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, यानी कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। चौथे कॉन्फ्रेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में 1888 में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो जॉर्ज यूले। और प्रथम ईसाई अध्यक्ष की अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे, ठीक है। ये क्लियर है आपका। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस, अब 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये कॉन्फ्रेंस आपके सवाल नहीं पूछे जाते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट नहीं है। अब इसके बाद डायरेक्ट 12वां कॉन्फ्रेंस में हम आएंगे। यहाँ से देखिए अभी तक आपको याद क्या क्या करना था। यहाँ से आपने जो जो पढ़ा तो आपको याद होना चाहिए कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, कितने पार्टिसिपेट किए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इस अधिवेशन का, और उसके अध्यक्ष कौन थे। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे 12वां जो कॉन्फ्रेंस हुआ था कहाँ पे? तो कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन थे आपसे पूछा जाएगा? रहीमतुल्लाह सियानी। और दूसरा सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछा जाए तो दूसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सियानी ही थे। और इसी अधिवेशन में काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसी अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम की जो रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और आनंद मठ पुस्तक से लिया गया था, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के जो है वंदे मातरम के रचयिता है। और ये कहाँ से, कौन से पुस्तक से लिया गया था? तो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया था। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में भी बताया इसको अच्छे से। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा वंदे मातरम जो गाया गया था, ठीक है, भारत की जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम को जो गाया गया था उस समय वो कौन से सेशन में, कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सियानी थे, दूसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। इस प्रकार से पूछा जाएगा आपसे। एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट था स्टैटिक जीके का कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन से पुस्तक से लिया गया था? तो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया। तो इसको मैंने यहीं पर नोट डाउन कर दिया है।
अगले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेशन 18वां कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। 18वां में अगर हम बात करते हैं तो ये जो हुआ था आपका अहमदाबाद में 1902 में, अहमदाबाद में 1902 में एक इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हुई थी, तो मैं उसमें बात करता हूँ। सबसे पहले इसके अध्यक्ष की बात कर ले तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, जो ICS की परीक्षा होती थी उसमें भारतीयों की उम्र सीमा को क्या की गई थी, बढ़ाने की बात कही गई थी, ठीक है। भारतीय की उम्र सीमा को क्या कही थी, बढ़ाने की बात की गई थी इसी अधिवेशन में। तो आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसमें ICS की परीक्षा में जो उम्र सीमा थे, भारतीयों की जो उम्र सीमा थी उसको बढ़ाने की बात की गई थी। तो वो जो थी आपके अहमदाबाद में वो सेशन अधिवेशन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 21वां कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ हुआ था, 1905 में बंगाल का जब विभाजन हुआ था, ठीक है। तो उस समय पूछा जाएगा कहाँ हुआ था, तो बनारस में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो बनारस में 1905 में। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। तो ये जब मूवमेंट चलती है ना आपकी, जो 1905 1907 ये सारे जितने भी मूवमेंट हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, तो आप अभी भी यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। हालांकि वहाँ को मैं इसलिए मैंने यहाँ पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं मेंशन किया था, लेकिन फिर भी आप सभी को मैं बता दिया 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ, तो उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, बंगाल में। और अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। 22वां कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात कर ले तो कहाँ हुआ था, कलकत्ता में 1906 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। पूछा जाएगा स्वराज की जब मांग हुई थी वो कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत कम लोग बनाएंगे ये सवाल को। सूरत में जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष थे। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो पूछा जाएगा कौन, जो नरम दर गरम दर की हम जब बात करते हैं तो पूछा जाएगा कौन सा अधिवेशन में, तो सूरत अधिवेशन में 1907 में। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष थे, ठीक है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट अधिवेशन जो था 34वां अधिवेशन, देखिए बीच बीच का जो अधिवेशन आपको गायब दिख रहा है 23 के बाद 34वां, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 24, 25, 28, 29, 30, इसलिए हमने वहां पे मेंशन नहीं किया। ऐसे आप पूरा अधिवेशन याद नहीं कर सकते हैं। कई वीडियो में आपने देखा होगा पूरा का पूरा अधिवेशन आपको बताया गया है, बट वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए मेरे भाई, और ना ही आप याद कर सकते हैं। आपको एक चीज याद नहीं करना, चीजें समझिए कि आपके सवाल बनने से आपके मतलब है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपसे पूछा जा रहा है, बस। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस अमृतसर में हुआ था, 34वां कॉन्फ्रेंस 1919 में। जो आपको पता है 1919 में क्या हुआ था, आप सभी को पता है, एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना जो घटी हुई थी। तो इसमें जो आपका अमृतसर में जो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, उसमें जो अध्यक्ष हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कौन थे, मोतीलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में खिलाफत का जो है प्रस्ताव पास किया गया था, खिलाफत आंदोलन का, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि खिलाफत आंदोलन या खिलाफत का प्रस्ताव जो पास किया गया था किस अधिवेशन में, तो अमृतसर अधिवेशन में 1919 में। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट अधिवेशन नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो विजय राघवाचारी थे। और महत्वपूर्ण घटना इस अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था किस अधिवेशन में, तो नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो विजय राघवाचारी थे। 1922 में बिहार में हुआ था आपका अधिवेशन। बिहार में दो अधिवेशन हुए हैं, एक 1912 और 1922 में, बट अभी याद रखिए 1922 क्योंकि वो बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1922 में ये पूछा गया था सवाल कि गया में हुआ था, गया में जो अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास। याद रखिएगा चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहते हैं। और 1923 में जो काकीनाडा में, ठीक है, काकीनाडा में मौलाना अबुल कलाम, जो देखिए काकीनाडा में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम थे। और सबसे खासियत इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनने वाले कौन थे, तो पूछा जाता है आपसे, तो मौलाना अबुल कलाम थे। और कब अधिवेशन जो वो बने थे, एक मिनट, जो वो अध्यक्ष बने थे कहाँ, तो काकीनाडा में, ठीक है। काकीनाडा जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम। और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले कौन थे, तो यही थे मौलाना अबुल कलाम, ठीक है मेरे भाई। आगे हम बढ़ते हैं 1924 में। देखिए नेक्स्ट 1924 में बेलगांव जो कर्नाटक में है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक सेशन हुई थी जिसमें महात्मा गांधी जो थे अध्यक्ष बने थे। एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे, कब, तो 1924। ये ईयर आपको याद रखना, अभी तक मैंने बस एक ईयर आपको बोला है इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन में, एक ये याद रखना। और राजनीतिक दल जितने मैंने उसके पहले 4 राजनीतिक दल के ईयर बताए वो आपको याद रखने। तो बेलगांव में हुआ था, बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में है, ऐसे भी पूछा गया सवाल है। और इसकी अध्यक्षता किए गए थे किसने, महात्मा गांधी के द्वारा में।
1925 में एक अधिवेशन हुआ था कानपुर में, तो ये ईयर भी आपको याद रखना, 1925 वाला ईयर कानपुर में अधिवेशन हुआ था, जिसके में जो अध्यक्षता निभाई थी सरोजिनी नायडू के द्वारा। तो प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, याद रखिएगा, एक बार अच्छे से सुनिए, प्रथम भारतीय महिला है। इस अधिवेशन में विजय विश्व तिरंगा प्यारा गाया था, ठीक है। तो पूछा जाएगा विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो गाना जो गीत गाए थे वो किस अधिवेशन में, तो कानपुर अधिवेशन में 1925 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरोजिनी नायडू। और प्रथम भारतीय महिला भी कौन है जो अध्यक्ष बनने वाली, वो सरोजिनी नायडू 1925 में। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। पूछा जाएगा एनी बेसेंट कहाँ की है, तो आयरलैंड की थी। और फर्स्ट महिला, ठीक है, पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनने वाली थी। तो एनी बेसेंट थी पहली पहली महिला जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता निभाई थी। कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था 1917 में। ये ईयर भी याद रखना, 1925 भी याद रखना और 1924 भी याद रखना, बेलगांव कर्नाटक में, जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता निभाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग, खिलाफत प्रस्ताव और असहयोग आंदोलन, कौन कौन सा अधिवेशन में हुए, उसके अध्यक्ष कौन थे, वो मैंने आपको बता दिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट, और ये बहुत कम लोग बनाते भी है, क्योंकि इतने सारे अधिवेशन हैं, वो सारे अधिवेशन याद करने के पीछे लगे हुए, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमें याद क्या करना। नेक्स्ट 1933 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसमें नलिनी सेन, ठीक है, नलिनी सेन गुप्ता अध्यक्ष थे। ये तीसरी महिला, ठीक है, 3 महिला हो गए, एक तो आपका हो गया प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू 1925 में, और प्रथम महिला जो है 1917 में एनी बेसेंट, और नलिनी सेन गुप्ता तीसरी महिला अध्यक्ष जो बनी थी 1933 में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक जगह लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना आपको, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय दूसरी महिला और तीसरी महिला अध्यक्ष। तो इसको देखिए, प्रथम महिला जो बनी थी, जो ये भारतीय नहीं थी, ये कहाँ की थी, एनी बेसेंट आयरलैंड की थी 1917 में। भारतीय, प्रथम भारतीय महिला, और ये दूसरे नंबर, क्योंकि ये पहली लेडीज हो गई, ये दूसरी लेडीज, लेकिन ये इंडियन पहली लेडीज थी 1925 में, सरोजिनी नायडू तीसरी महिला बनी। और ये कौन थी, नलिनी सेन गुप्ता थी, और कब बनी थी, 1933 में। 1937 में फैजपुर जो बंगाल में एक अधिवेशन हुआ था यहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। पहली बार गांव में बैठक, पूछा जाएगा पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की गांव में जो बैठक हुई थी कहां हुई थी, तो फैजपुर में, बंगाल में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। 1938 पीसीएस में पूछा गया सवाल है ये सब, इसलिए मैंने इंक्लूड भी कर दिया है। 1938 में हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में, हरिपुरा कहाँ, ऐसे आपसे पूछा गया था, क्योंकि यहीं पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसलिए आपसे पूछा जाता है हरिपुरा कहाँ है, तो गुजरात में, ये याद रखना है। और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बने थे, ठीक है मेरे भाई। 1939 में त्रिपुरी कहाँ, ये भी पूछा गया सवाल है, एमपी में है। यहीं पे अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे, लेकिन इसने क्या किया था, रिजाइन दे दिया था, और रिजाइन दे करके इन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस। पूछा जाएगा किस अधिवेशन से इन्होंने रिजाइन मतलब दिया था, तो त्रिपुरी जो अध्यक्ष, त्रिपुरी में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुभाष चंद्र, उससे रिजाइन देकर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। 1940 में झारखंड में यानी हजारीबाग में, रामगढ़ में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष थे। और सबसे कम उम्र के में अगर पूछा जाएगा कौन थे, बनने वाले कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम। और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहने का भी अगर श्रेय जाता है तो मौलाना अबुल कलाम, क्योंकि 1940 के बाद से कोई अधिवेशन होता नहीं है, पता है, सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है, छिड़ जाता है, जिसके कारण कोई भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हो नहीं पाती है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, 1941 1945 से सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता, और अध्यक्ष यही मौलाना अबुल कलाम रह जाते, इसलिए सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहने का भी श्रेय और सबसे कम उम्र में बनने का भी श्रेय जो जाता है मौलाना अबुल कलाम को ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके, स्वतंत्रता जब भारत स्वतंत्र हुए थे उस समय 1946 में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो जेबी कृपलानी। वेरी वेरी पूछेगा, स्वतंत्र भारत के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। 1916 में एक पॉइंट छूट गया था मेरा, 1916 में लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में गरम दर और नरम दर एक हुए थे, और जब ये अलग कब हुए, तो 1907 में। ये सेशन कहाँ हुआ, मैंने बता दिया, राज बिहारी घोष थे जो उसके अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे। तो दो चीजें यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट, नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे। कहाँ पर, तो लखनऊ अधिवेशन 1916, ईयर याद रखना आपको। और अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस जो थे, डफरिन के दिमाग की उपज, कुछ स्टेटमेंट याद रखना, पूछा जाएगा किसने कहा है डफरिन के दिमाग की उपज है, कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग की उपज किसने कहा है, और यानी कि सेफ्टी वेल्व जो सिद्धांत दिया किसने, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है।
1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, जिसमें पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया था 1911 में। और भारत की प्रथम स्नातक महिला, एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिला कि प्रथम स्नातक महिला कदम्बनी गांगुली थी, जो कांग्रेस के 6th कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे। तो कितने ईयर आपको याद रखने हैं ये आपको मैंने बता दिए हैं, बस काफ़ी कम ईयर आपको याद रखने हैं। एक ईयर आपको ये भी याद रखना है, जो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे, और ये आपको याद रखना 18। तो ये आपका लगातार है, तो ये ईयर आपको ऐसे भी याद ही रहेंगे। तो पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज मैंने दे दिए हैं। आधे घंटे का समय लगा है, लेकिन कंप्लीट डिटेल के साथ, कंसेप्ट के साथ पूरा का पूरा चीज़ दिया है। और बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि आपका सपोर्ट होना चाहिए इस वीडियो में मेरे भाई। हो सके तो दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आगे की वीडियो आपको कंटिन्यू आती रहेगी। पॉलिटी की क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। एसएससी का जिनका भी पेपर है आगे, ग्रुप डी का जिनका भी पेपर है, उन लोगों के लिए भी, साइंस का भी पोर्शन, काफ़ी चीज़ें मैं करूँगा, बट सपोर्ट आपका चाहिए, ठीक है। और इस तरह सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।